नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। अगर हादसे का शिकार एम्बुलेंस का इंतजार करते करते सड़क पर दम तोड़ दें, अस्पताल में बिस्तर खाली ना होने की वजह से गर्भवती महिला जमीन पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाए, या एक बेड पर 4 मरीजों का इलाज हो, तो यकीनन ये किसी भी समाज के लिए शर्मिंदगी और सरकार की क्षमताओं और उसकी संवेदनशीलता पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब को सिर्फ स्वास्थ्य की गारंटी मिल जाए तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सौगात होगी, वरना कितना भी पैसा कमाए, सारी कमाई अस्पताल और दवाओं में ही बर्बाद हो जाएगी। ये बात सच है, लेकिन देश में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हालात इससे भी ज्यादा बदतर हैं। इस वक्त पूरा प्रदेश जहां गर्मी और लू की चपेट में है, जहां हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश की बिगड़ती सेहत की तस्वीर चिंताजनक है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इस पर चिंता जताते हुए सरकार को आड़े हाथों भी लिया। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप चौहान जी हैं जो भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ अशोक जी हैं जो समाज सेवी हैं, अनिल झा जी हैं समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से मैंने शुरुआत की है, जिन बातों को मैंने कहा है, आप कितना इस चीज से तारुक रखते हैं कि क्या ये सारी चीजें सही हैं? जी सौम्या जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका और आपके चैनल एबीसी न्यूज का कि ऐसा जनहित का मुद्दा उन्होंने उठाया है। जिस परिस्थितियों में आज दैनिक आप देखेंगे सैकड़ों लोगों का जीवन लिल रहा है, और हम चाहकर भी जिन व्यवस्थाओं के अधीन ये समाज, ये देश, ये प्रदेश चल रहा है, हम उन अव्यवस्थाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि भारत के सबसे बड़े सूबे होने के नाते, सबसे बड़ा सूबा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा है, उसकी आप अगर स्थिति देखेंगे तो भारतवर्ष में न्यूनतम प्रति लाख डॉक्टरों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हीट वेव पिछले 1 महीने से चल रही है और सरकार को आईएमडी डिपार्टमेंट से पहले ही अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट निरंतर अपना आईएमडी डिपार्टमेंट से, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, निरंतर मिल रहा है। तो सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की अपनी लचर व्यवस्था को और प्रॉपर जो बेड्स, आपने कहा कि एक बेड पर 4 लोगों का इलाज हो रहा है, वो इलाज नहीं हो सकता। 4 व्यक्तियों को एक बेड पर लेटा के आप सिर्फ इलाज का दिखावा और ढोंग कर सकते हैं, इलाज कर पाना संभव नहीं है। अब इसी क्रम में मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के सापेक्ष जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनका ढांचा कहीं मजबूत है। कोविड काल में ये देखा गया था कि सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं या सरकारी अस्पतालों के आधार पर कोविड जैसी महामारी से लड़ने में सरकार ने अपनी अक्षमता स्वीकारी थी। प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया गया था कि वो सभी समुचित इलाज की व्यवस्था आप प्राइवेट अस्पतालों में भी करेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी करेंगे। आज हीट वेव की स्थिति यह है कि परसों गाजियाबाद में 28 लोगों का जीवन लीला इसी हीट वेव के चलते समाप्त हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि आपातकालीन वार्ड में जहां पर लेकर जा रहे हैं हम किसी व्यक्ति को कि जिसे लू लग गई है या हीट वेव उसे लग गई है, अपना वहां जाके देख रहे हैं वहां ठंड से कोई ना कूलर है, ना फ्रिज है, ना किसी तरह का कोई एसी है। अगर कोई वातानुकूलित इमरजेंसी का वार्ड ही नहीं होगा तो जो व्यक्ति लू लगने के बाद में या उल्टी दस्त से, डायरिया से वहां पहुंचेगा तो उसके ट्रीटमेंट में पहली स्टार्टिंग से ही एक ऐसा डिस्कंफर्ट होगा जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ेगी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सीएचसी हैं, सरकारी अस्पताल हैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जनपद है गाजियाबाद। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में महज 500 बेडों की भी व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें हमारा संयुक्त जिला अस्पताल भी है, महिला अस्पताल है, एमएमजी है और आपकी सीएचसी वगैरह है, और जनसंख्या करीब 45 लाख। तो 45 लाख पर 500 बेडों से किस समस्या का और किस महामारी का, सवाल यही है कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। कोरोना जैसी बड़ी महामारी अभी हमने हाल ही में झेली है और उस वक्त हमने जो तस्वीरें देखी वो वाकई में भयावह थी। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें की गई कि अब हमें अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसी गारंटी जनता को देनी है जिससे जनता स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें आज हम देख रहे हैं जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन बेड कम पड़ रहे हैं, एक बेड पर 4 मरीज हैं, क्या कहेंगे अनिल झा जी?
देखिए सौम्या जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना गंभीर विषय आज आपने रखा है अपने चैनल के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता को रूबरू उठाने के लिए। अभी हमारे गहलोत जी ने सारी चीजें, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने जितनी भी बातें थी सब उन्होंने आपको जो है बताया और विस्तार में रखा कि क्या स्थिति है गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों। मैं उन बातों में अब नहीं जाऊंगा, वो गिनती गिनाने में। मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि इस सरकार को देखिए आप, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये सरकार कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा। अभी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का और सरकार बनी, द्वारा प्रधानमंत्री शपथ लिए, अभी फिर चुनावी मोड में आ गए, प्रभारी बनाए जा रहे हैं। दलित का वोट कैसे कम आ गया तो दलित को साधो, छत्री का वोट कैसे कम हो गया, क्यों ये सीट हार गए, क्यों वो सीट हार गए। ये सरकार का काम नहीं होता, ये है पार्टियों का काम। तो जब प्रदेश का मुखिया, देश का मुखिया चुनाव दर चुनाव, खाली चुनाव जीतने के लिए धनबल चीजों का प्रयोग करके उस पर मंथन करना, उस पर मीटिंग करना, उस पर ब्यूरोक्रेट्स को लगाना, उस पर मंत्री को लगाना, तो काम देखिए ना आप। आज 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 हमारे उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पास स्वास्थ्य विभाग है। जैसे ही बने थे तो 2-4 जगह जाके छापे मारे थे, ये दवा निकली, वो दवा निकली, बाद में मना कर दिया गया। अमित शाह जी ने डांट दिया दिल्ली से, खबरदार चुपचाप बैठो, बोलना नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कायदे से इनको तो मीटिंग करना चाहिए ना कि भाई ये जो व्यवस्थाएं हैं ये किस तरह सही होगा। अब चुनाव खत्म हो गया, अब आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपने वादा करके आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको लोगों को सुविधा देनी है, गरीबों का स्वास्थ्य, आपने स्वास्थ्य बीमा तो दे दिया, लेकिन इलाज होगा तब तो बीमा काम आएगा। इलाज तो हो ही नहीं रहा है। इलाज के नाम पे देख ही रहे हैं, फोटो आपकी पिक्चर लगातार टीवी पे चल रहा है, स्क्रीन पे 3-3, 4-4 लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से 2 गुजराती के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये उनकी नाकामी की वजह से है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां तो छोड़िए, उसके बाद भी काम नहीं करना है। 5 किलो खाली अनाज देना है और लोगों को बेवकूफ बनाना है और जय श्री राम के नारे पे, धर्म के नारे पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हम वोट हासिल कर लेंगे और सरकार इनके प्रकार बना लेंगे। और जनता ने अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो जोड़ तोड़ करके खरीद के सरकार बना लेंगे। प्रदीप जी, देखिए कई आरोप लग रहे हैं कि चिंता नहीं की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार धड़ाम हो रही हैं, लेकिन ना प्रशासन की तरफ से ना सरकार की तरफ से। मीटिंग्स तो की गई लेकिन उन मीटिंग्स का कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास है आप उसमें खुद देख सकते हैं, एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग बेड शेयरिंग कर रहे हैं। ये हम किसी होटल की तस्वीर नहीं दिखा रहे, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, ये अस्पतालों की तस्वीर है। इतनी बदहाली, हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, आपको पता है कि वहां की कितनी जनसंख्या है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे व्यवस्थाओं को भी तो बढ़ाना होगा ना। व्यवस्थाएं जिसकी तस है। जी प्रदीप जी। जी, अच्छा मुद्दा है। मीडिया में जो जन समस्याएं हैं उनको रेज करना ही चाहिए। अभी अपने अशोक गहलोत जी हैं पैनलिस्ट, ठीक है, इन्होंने आलोचना की, सरकारों की आलोचना होनी भी चाहिए। दूसरे हमारे पंडित अनिल झा जी थे, लग रहा था कि अभी भाजपा के खिलाफ कोई चुनाव लड़के आए हैं। अरे भाई, आप भी समस्या को रेज करिए। आप सरकार दोनों अलग अलग है, दोनों का काम है। बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक दल है, अगर कोई कमी बेसी कहीं हुई है तो वो एक प्रोसेस है। पार्टी अपनी समीक्षा करती, बैठक करती, सरकार अपना काम करती, पार्टी अपना काम करती। यह मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसने विश्व की सबसे बड़ी जो अपनी हेल्थ स्कीम है आयुष्मान योजना, इसको लागू किया। अब वो केवल सरकारी अस्पतालों के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है। ठीक है, तंत्र है, तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारें आ जाती, सरकारों के बैठते ही ऐसा नहीं उन्होंने बटन दबा दिया तो नीचे तक पूरा तंत्र। भाई सरकार आज बैठी, उससे पहले कैसा लोग काम कर रहे थे, क्या नीतियां थी, क्या सुधार। और अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मेरे ख्याल से लगभग 1 दर्जन जिले रह गए जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं, पीपीपी मोड पे या सरकारी स्तर पर
ऐसा हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जो व्यवस्था है उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सतत सुधार की गुंजाइश रहती है। जैसे समस्या आती है, अभी कोरोना का आपने जिक्र किया, कोरोना के समय हम लोगों के लिए ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के हुई आई। आज हमें आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के कितने बड़े बड़े प्लांट हर जनपद में लग गए हैं। समाज सेवी संस्थाओं ने भी लगाए, एनजीओ ने भी लगाए, ज्यादातर सरकारों ने लगाए, सांसदों ने, विधायकों ने, सबने अपनी विधायक निधि से सहयोग दिया। तो जब समस्या आती है तो उसके समाधान का भी होता है। कुछ समस्याएं पहले से अनुमान की जाती है, कुछ बीच में अटकती हैं। अब जैसे इस समय लू का जिक्र किया, लू एक ऐसी है कि वो प्रतिवर्ष आती है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा गर्मी आती है, अपने मौसम में सर्दी गर्मी बरसात का इस इलाज भी है और इसकी सावधानी भी है। तो सरकार का काम है पहले कि वो समस्या ना, उससे पहले बचाव का। आप ही जिक्र कर रहे थे ऑरेंज अलर्ट और ये रेड अलर्ट, ये सारे अलर्ट भी जारी हो रहे हैं, बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं और जहां समस्या आती है वहां इलाज की भी व्यवस्था है। केवल ऐसा लग रहा है जैसे किसी पॉलिटिकल भाजपा विरोधी पार्टी के प्रवक्ता की तरह आप बैठ के बात करने लगे अनिल झा जी। इस तरह से नहीं, ठीक है, आप सिविल सोसाइटी से हैं, नागरिक हैं, आपका अधिकार है, आप आलोचना करिए खूब, लेकिन मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, दो गुजराती ऐसा कर रहे हैं, किस तरह की आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के संवैधानिक रूप से तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद जो लगातार तीसरी बार जो और प्री पोल अलायंस का मैंडेट लेकर के आए, कोई जोड़तोड़ की सरकार थोड़ी बना के आए, कोई खरीद फरोख्त की थोड़ी बना करके आए। आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। आपका एक अच्छा विषय भी, अच्छी सोच भी, ऐसा लग रहा है पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो इस तरह की भाषा मत इस्तेमाल करिए। पार्टी, सरकार सब संवेदनशील है, पार्टी का काम अलग है, सरकार का काम अलग है। इससे ही अंदाज लगाइए कि डिप्टी सीएम स्तर के मिनिस्टर को ये स्वास्थ्य जैसा विभाग उत्तर प्रदेश में दिया गया है और वो लगातार, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत करी। भाई एक उदाहरण होता है, जब मालूम पड़ा कि उन्होंने लगातार छापे मारे तो सुधार हुआ। ऐसा थोड़ी मंत्री का काम केवल दिन भर छापे मारना है, एक मैसेज देना होता है। आप गो दिन भर उन्होंने साथ डांट दिया, अमित शाह डांट दिया, आपको ही पूछ के आपको बता के अमित शाह जी ने कहता। अनिल झा जी, देखिए साफ तौर पर प्रदीप जी का ये कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन एक बात पर चर्चा भी करनी जरूरी है और ध्यान भी उस तरफ ले जाना जरूरी है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली है ये महज 7 सालों में नहीं आई है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ये बदहाली शुरुआत से चली आ रही है, इस पर विराम लगा ही नहीं, कभी किसी ने बहुत तरीके से ध्यान दिया ही नहीं। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, वहां पर नाम का होता है कि आपका पैसा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन बदहाली चरम पर है। आप जाइए तो आपको 2-2, 3-3 दिन तो वहां एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर एंट्री मिल भी गई तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बेड पे 3-3 लोगों को सोना पड़ रहा है किस तरीके। तो क्या आप इस पर सिर्फ बीजेपी को ही कोसना ठीक है या यहाँ पर चिंता करने की ये जरूरत है कि शुरुआत से ही इस पर काम नहीं हुआ, चाहे वो आपकी सरकार रही हो तब भी और अब इनकी सरकार है तब भी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये आज 7-8 साल में नहीं। कितने मेडिकल कॉलेज होते, कितने मेडिकल कॉलेज? अरे भाई, अब आंकड़ा लेके हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, हमें बोलने दो ना। ऐसा सेक्टर है जिसमें लगातार सुधार की जरूरत है, लगातार सुधार की जरूरत है और सरकार हमारी कर रही है। आयुष्मान योजना कोई छोटी योजना है, लगभग देश की आधी छतरी में है। आप तारीफ तो करेंगे नहीं और राजनीतिक तरीके से की तरह बैठ के आलोचना करेंगे, गलत बात है। सुनने का धैर्य रखिए, मैं आपकी बात सारी सुन रहा हूँ। अरे अनिल जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और मैनपुरी जैसे जनपद का हूँ, तो मैं विरोधियों की आलोचना सुनने का अभ्यस्त भी हूँ और बहुत सहजता से उसे लेता भी हूँ और जरूरत होती है शालीनता से जवाब भी देता हूँ। लेकिन आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के, भाजपा विरोधी पार्टी का प्रवक्ता नहीं तो जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। तो गुजराती, प्रदीप जी, अनिल जी आपकी बातों का जवाब दे रहे, सुन लीजिए। अब आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपने सवाल का, जी आप बताइए। आपने तो सवाल, सौम्या जी, आपने आपके सवाल का जवाब तो प्रदीप जी ने नहीं दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भाजपा विरोधी पार्टी के प्रवक्ता। हाँ, बिल्कुल, मैं भाजपा विरोधी पार्टी के प्रवक्ता हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ टीवी चैनल पे आपके कमियों को उजागर करने। अब मैं आता हूँ जवाब। मैं उस तरह का प्रवक्ता नहीं हूँ कि जवाब से भागूं। आपने सौम्या जी पूछा कि क्या ये 7 साल 8 साल में हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ये 7 साल 8 साल में नहीं हुआ। आपने पूछा कि ये क्या सपा सरकार में लखनऊ की बात अगर हम करें, कितने रुपए की पर्ची बनती थी एक गरीब के इलाज के लिए?
पर्ची कितने रुपए की बनती थी, आज कितने रुपए की बनती है। यह है सपा और भाजपा में फर्क। दवा कितने रुपए की मिलती थी, आज कितने की मिलती है। तो सपा के सरकार में भी हॉस्पिटल बने हैं और भाजपा के सरकार में भी हॉस्पिटल बने हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, आप ये बताइए ना कि कितने दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग या कृषि विभाग के लोगों की या अधिकारियों की मीटिंग करी होंगी। कितना अलर्ट जारी होने के बाद कितने दिन जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमारे डिप्टी सीएम को दिया गया है। अरे डिप्टी सीएम को दिया तो गया, लेकिन डिप्टी सीएम उस लायक है नहीं। अगर वो होते तो इस पे काम कर रहे होते। हमारी सरकार ने नहीं की तो हमको जनता ने बाहर कर दिया। अब मौका आपको दिया 8 साल से, तो आप भी तो नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या हमारी तो हमें राज्य सरकार ने दोबारा मौका दिया ना। अभी 2027 तक का अवसर है ना। आपको दोबारा नहीं ना, इसीलिए जनता को मालूम था आप नहीं ठीक कर सकते। जनता को मालूम था ये ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमें 2027 सारा प्रदेश में मैंडेट मिला है। अभी धैर्य कर रहे थे, सुन तो लो, मेरी बारी खत्म नहीं हुई, अपनी बारी बोलना ना आप। अरे मैं धैर्य से ही सुन रहा हूँ भैया, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, बताइए। आप मुझे ना बताइए, अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। हम तो जानकारी लेके बैठते हैं और जानकारी, मेरी जानकारी दुरुस्त है, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। ठीक है, हमारे साथ AK शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं जो पूर्व CMO हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चिंता कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 70 से 80 लोगों की मौत हो चुकी है हीट स्ट्रोक की वजह से। हम सबको मालूम था, पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लिया गया था कि इस बार गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ने वाली है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश जरूर हो रही है लेकिन तापमान में कोई कमी नहीं आ रही है। नौतपा हुआ, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तमाम चीजें उस पर ये कहा गया अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखें। लेकिन जब हम अस्पतालों में जाते हैं जहां वाकई में इन सारी चीजों की निगरानी होनी चाहिए थी, व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वहां पर लापरवाही तो चरम पर होती है। आप उस व्यवस्था का हिस्सा रह चुके हैं सर, कहां कमी देखते हैं? हेलो AK शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी अनिल जी, आप जी अपनी अब बात कंप्लीट करिए। तो मैं सौम्या जी यही कह रहा था कि जो ये प्रदीप जी कह रहे थे और आप हमसे सवाल पूछ रहे थे, तो बिल्कुल ये 1 साल में नहीं हुआ है ये सरकार। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितने भी पास्ट में सरकारें हुई हैं या जो बनती जाती है सरकार, वो कुछ ना कुछ करती है। अब सवाल है कि आज के समय की जो सिचुएशन है उसमें आज जिसकी सरकार है उनको करना है। आज आप विपक्ष को गाली देके, विपक्ष के मत्थे पे थोप के आप नहीं जा सकते। आप बताएं ना मुझे कि डिप्टी सीएम ने कितनी बार स्वास्थ्य विभाग की, जून का महीना चल रहा है, मई का महीना निकल गया, चलिए मई में चुनाव में लोग व्यस्त थे, 4 जून के बाद 9 जून के बाद शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद तो आप फ्री है। 9 जून के बाद से लेके आज हम 21 जून में बैठे हैं। इन 12 दिनों में आपने कितनी मीटिंग ली स्वास्थ्य विभाग? कहीं पत्रिका या टीवी चैनल पे तो दिखा नहीं हम लोगों को। आपने कितनी बार बात की, क्या व्यवस्थाएं करने के लिए आपने आदेश दिया अपने महकमे के डिपार्टमेंट के लोगों को? तो इन सब मामलों में आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। आप किसी भी विभाग का ले लीजिए ना, शिक्षा में ले लीजिए, स्वास्थ्य में ले लीजिए, कृषि में ले लीजिए, और डिपार्टमेंट देख लीजिए आप। एक खाली बुलडोजर का दर दिखा के और हम कोई भी अपराध करेगा मकान तोड़ देंगे, जमींदोज कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, इसका डर दिखा के खाली आप सत्ता में नहीं रह सकते बहुत ज्यादा दिन तक। और आप, फिर मैं कह रहा हूं, अभी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, ये उसी घमंड, उसी अहंकार का प्रतीक है जो अभी थोड़ा संभलने का, क्या होता है ना, थोड़ा तीव्रता कम थी। जब भूकंप होता है तो एक तीव्रता आती है जो दुनिया उजाड़ देती है, और एक तीव्रता झटका आता है, संभलने का मौका देते हैं ईश्वर कि मैं तुम्हें संभलने का मौका दे रहा हूं, अभी भी अगर तुम ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा। तो अभी आपको एक झटका लगा है संभलने के लिए। अब आप इन सब बातों को छोड़ के आप जनता के हित के लिए, जनता के जुड़े मुद्दों से काम करिए। ठीक है, से काम नहीं चलने वाला, उससे जनता का सेवा लाभ नहीं हो सकता, और जनता के जो दुख है वो नहीं हो सकता। जी अनिल झा जी, AK शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, आवाज आ रही है जी। देखिए यहाँ पर आज हम स्वास्थ्य को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, और इसका मेन ये मुद्दे को हमने इसलिए उठाया क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक ही बेड पर 3-3 लोग हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आप इस व्यवस्था का हिस्सा रह चुके हैं, किस तरीके से दुरुस्त होंगी ये व्यवस्थाएं? किसी सरकार पर ठीकरा फोड़ने से काम चल जाएगा क्या?
नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इस समय सबसे बड़ी समस्या अस्पतालों में स्टाफ की है। परमानेंट स्टाफ है नहीं, डॉक्टर संविदा पर हैं, और जो डॉक्टर 60, 62, 65 साल की उम्र के रखे जा रहे हैं, वो उस लगन से काम नहीं कर सकते जो कि युवा डॉक्टर करते हैं। आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से जो रिटायर हो जाते हैं उन्हीं को दोबारा रख दिया जाता है। तो जब तक, और ये ऐसे स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनको भी संविदा पे रखा जा रहा है। अब संविदा पे कर्मचारी कहते हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं है, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, इसलिए वो उस लगन से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस लगन से एक नियमित सरकारी कर्मचारी करता था। बाकी जो आपने कहा है ये सही बात है, मौसम इस समय बहुत ज्यादा खराब है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हर अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में भी काफी मरीज आ रहे हैं। उनके देखने के लिए जरूरी है कि जो स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इवन मंत्रीगणों को भी चाहिए था कि अगर अस्पतालों में निरीक्षण करते और जो कमियां थी उनको दूर करते, और या खाली ब्लेम गेम से काम नहीं चलता कि हम उसकी शिकायत करें, उसके आरोप लगाएं। हमें जाकर के हकीकत देखनी पड़ेगी और वास्तव में देखना पड़ेगा अस्पतालों में क्या कमी है, बिल्कुल ऑक्सीजन है या नहीं, पानी है या नहीं, डॉक्टर्स हैं या नहीं। हाल ये कहने से, जहां तक मुझे लोगों ने बताया है कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है, और लोग सरकारी सेवा में अब आना नहीं चाहते क्योंकि किसी को जॉब पेंशन मिलती थी वो खत्म कर दी गई। तो उन लोगों से जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उतनी लगन से काम करेंगे? बिल्कुल, और ये व्यवस्था सभी सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल सर, जो आपने मुद्दा उठाया है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी जरूर प्रदीप चौहान जी से, लेकिन सब हमारे साथ तो अशोक जी भी जुड़े हुए हैं जो समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और सेवा करते हैं लोगों की। देखिए, इस समय जब देख रहे हैं हम कि चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग सड़कों पर अज्ञात लाशें मिल रही हैं, और जब उनका पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसमें कारण हीट वेव बताया जा रहा है, और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में हर किसी के जाने की हैसियत नहीं होती है, वहां की फीस भरने की हर किसी की हैसियत नहीं होती है, वो सरकारी अस्पताल की तरफ देख रहा होता है। और उस बीच सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, स्टाफ नहीं होता है, और अगर होते भी हैं, जहां डॉक्टर की जरूरत होती है वहां स्टाफ इलाज कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है। नहीं, इसमें मेरा ये कहना है मैम सौम्या जी कि सबसे पहले तो मैं बात कहूंगा कि प्रदीप जी हुए या अनिल जी हुए, राजनीतिक दलों और खासकर भारत के राजनीतिक दलों की दृष्टि में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं है। वो 70 मर जाएं या 170 मर जाएं या 270 मर जाएं, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी अपनी राजनीति चमकाने में हर व्यक्ति लग जाता है। मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या बजट की कोई कमी है? उत्तर प्रदेश सरकार का 24-25 के लिए जो स्वास्थ्य बजट है वो 27,086 करोड़ रुपए है, और केंद्र सरकार का जो इंटरिम बजट है अपना 86,175 करोड़ रुपए। तो पैसों की तो कमी नहीं है। अब आ जाते हैं कि आपके उस पैसों को आप खर्च कैसे करते हैं। देयर इज टू वे ऑफ एक्सपेंडिचर, फर्स्ट वन इज नॉन प्लानिंग एंड सेकंड वन इज प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अगर आज आप लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो आप भी तो इस बात को मान के चलते हैं कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त है ही नहीं, सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पर्याप्त है नहीं। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि सरकारी अस्पताल तो बड़े पैमाने पर इलाज करने में सक्षम है ही नहीं। अब जो पैसे आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का भुगतान आप प्राइवेट अस्पतालों को कर रहे हैं प्रति व्यक्ति, जैसा कि चौहान साहब ने कहा अपना, वो 5 लाख रुपए में प्रति व्यक्ति के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी अस्पताल में खड़ा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, सिर्फ बिल पे कर रहे हैं अपना, वो कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इक्विपमेंट्स कोई बढ़ पा रहे हैं अपना सरकारी क्षेत्र में? एक एक सरकारी अस्पताल में एक एक सीटी स्कैन की मशीन, 5-5, 10-10 वेंटिलेटर्स, क्या 5-10 वेंटिलेटर से हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों का इलाज किया जा सकता है? अब मैं इसमें भी एक बात जोड़ूंगा कि सरकारों की अनदेखी स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत पहले से बनी हुई है। आज ये प्रौद्योगिकी का युग है। अगर मौसम विभाग ये कह रहा है कि मई में पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बिटवीन द सर्टेन डेज ये हीट वेव चलेंगी अपना, उसकी क्या तैयारी सरकार कर रही है? बिल्कुल। और दूसरी बात, जिस चीज से, जो ईश्वर की एक सबसे बड़ी देन थी,
हवा, धूप और पानी। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है सरकार की अनदेखी के चलते। आप किसी हैंडपंप में अगर एक हत्था मारकर पानी पीना चाहें तो आपको पेयजल भी बिना पैसों के नसीब नहीं है। आप वाटर कूलर लगा देते हैं, बड़े बड़े शिलापट लगा के उनके उद्घाटन कर देते हैं, पर पीने के लिए पानी तक नहीं है। किसी व्यक्ति को अगर प्यास लग रही है, उसकी जेब में 20 रुपया है तो बिस्लेरी खरीद कर पी लेगा, अन्यथा हैंडपंप में जब पानी नहीं है, सार्वजनिक पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं है अपना, तो डिहाइड्रेशन का शिकार क्यों ना हो व्यक्ति। हम ये कहते हैं कि चलिए वोटों के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उस राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ूंगा, ना प्रदीप जी की और ना ही झा साहब की अपनी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सभी लोग आखिर इस व्यवस्था में क्यों हैं। इंसानों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस वजह से चुना है, इस देश के नागरिकों ने, कि सरकारें हमारी बेहतर व्यवस्था करें। बिना स्वास्थ्य के किसी देश के सशक्त होने और बिना स्वास्थ्य सेवाओं के और स्वास्थ्य तंत्र के सशक्त हुए बिना क्या कोई राष्ट्र सशक्त हो सकता है? बिल्कुल अशोक मेरा जी, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो यही है कि जहां हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहां पर हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इस समय बिल्कुल चरमरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर, शिक्षा प्रणाली देख लें, उसमें भी धांधली पर धांधली हो रही है, तो चिंता कैसे ना की जाए। देखिए प्रदीप जी, सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी उठाए, चाहे हम उठाएं या कोई और उठाए, सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आप आयुष्मान कार्ड की लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड बांटा गया। आज की डेट में क्या आपने धरातल पर उतरकर यह देखने की कोशिश की कि आयुष्मान कार्ड धारकों को उन व्यवस्थाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पहले ही वहां पर पूछ लिया जाता है रिसेप्शन पे कि आप क्या आयुष्मान कार्ड धारक हैं? अगर वो है तो ये कह दिया जाता है बेड खाली नहीं है। इन सब बातों को क्या सिर्फ आपने आयुष्मान कार्ड दे दिए और उसके बाद ये तय कर लिया कि हमने तो सब कुछ बढ़िया कर दिया है? मंचों से ये बताने के लिए काफी है कि देखिए हमने स्वास्थ्य के लिए इतना काम किया, लेकिन आपने उतर कर नहीं देखा कि आयुष्मान कार्ड धारकों को उसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं, आप जो कह रही हैं ये केवल सरकारी अस्पतालों के लिए नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी लिस्टेड हैं। यदि सरकारी अस्पताल में किसी तरह से वहां कार्यबल कम है, कोई व्यवस्था है, कोई सुविधा नहीं है, तो प्राइवेट अस्पताल में भी उनको इलाज उपलब्ध होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इसके साथ में हमारे अशोक जी ने कई चीजें जो दी, भूजल स्तर, ये पर्यावरण, ये सब, देखो ये समाज की जागरूकता का काम है। अभी हमारे शुक्ला जी जो एक्स-सीएमओ हैं बोल रहे थे ये संविदा पे, ये एक ऐसा नीतिगत विषय है, कोई एक सरकार सबका पर लेकर के नहीं आई है। प्राइवेटाइजेशन बहुत से सेक्टरों को हुआ है, संविदा कर्मी बहुत सेवाओं में, ये सभी सरकारों, अभी किस तरह से सरकारों की नीति बनी, ये तो सभी राजनीतिक दल बैठे हैं, जो सभी सरकारें एक मत होकर के बैठे हैं, तब इस पे, चूंकि मैं सरकार में नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, मैं बीजेपी का जिले का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए जो अपनी सामाजिक जानकारी है पॉलिटिकल पार्टी के नाते भी, एक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, कि अब सरकारें अपना प्रयास निरंतर करती हैं। जो हीट वेव की आप बात कर रहे हो, जैसे भी कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में भी ये कहा गया कि जब तक दवाई नहीं, वो दवाई भी, कड़ाई भी, तो यहाँ भी लागू होता है, यहाँ इलाज भी और बचाव भी। जो आपने कहा कि अब कोई पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन हो गया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है कि जो उसे लगता है हमें 20 रुपए की बिस्लरी और ये पानी भी खरीदने का है, लेकिन इसके लिए सामाजिक जनजागरण की जरूरत है। ये सोचो केवल सरकारों के जिम्मे छोड़ दिया जाए तो केवल सरकारों के बात नहीं है। जल का संरक्षण है, प्लास्टिक का उपयोग न करना है, हम भूजल स्तर का अतिरिक्त दोहन न करें, ये सारी चीजें सामाजिक जन जागरण की हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टी या केवल सरकारें नहीं कर सकती। प्रदीप जी देखिए, ए.के. शुक्ला जी ने जो बात उठाई कि डॉक्टर्स पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में मौजूद नहीं है, ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मत बात करिए, आप अपने निजी तौर पर बताइए। जब आप अस्पतालों में जा रहे हैं या अपने रिश्तेदारों से बात सुन रहे हैं, क्या आपको पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में डॉक्टर्स मिल रहे हैं? नहीं, इसका मैं जवाब देता हूं। डॉक्टर कहां बनते हैं? कॉलेजों में। यूपी में मेडिकल कॉलेज होते कितने थे, सीटें कितनी होती थी, ये आप सब पे पकड़े होंगे। मैं तो कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं रहा हूं हेल्थ का, ये जानता हूं कि लगभग 50 जिले ऐसे हैं जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज या पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज या तो चालू या प्रोग्रेस में है। केवल 15 जिले के लगभग ऐसे रह गए जहां पर अभी और प्रयास किया जाना है। तो जब मेडिकल कॉलेज होंगे
जब होगी तभी तो डॉक्टर बनेंगे। इसीलिए तो आयुष्मान, इसीलिए तो प्राइवेट अस्पतालों को लिस्टेड किया गया, अनुमति दी गई कि जब तक व्यवस्था करें तो हम सतत है, सरकार प्रयास कर रही। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। अनिल जी, देखिए, जिस तरीके से प्रदीप जी ने अपनी बातें कही कि सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, इसमें हम पीछे जाएं थोड़ा सा तब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। हालांकि मेरा ये मानना नहीं है, अगर आपको जनता ने चुना है तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना होगा। आप क्या इस पर किस तरीके से इस पूरी बात को देख रहे हैं? मेडिकल उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर पर एम्स हमारी सरकार बढ़ाए हैं और बनाए हैं, हम कर रहे हैं लगातार। सर, आप एम्स की लिस्ट गिनाने लगते हैं, आप बीजेपी के लोग एम्स की लिस्ट गिनाने लगते हैं, लेकिन चाहे आप कन्नौज की बात कर लीजिए, फर्रुखाबाद की बात कर लीजिए, वहां पर सिर्फ ढांचे बनाकर आप लोगों ने तैयार कर दिए, उद्घाटन करने का समय आपके नेताओं के पास नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप बताइए, अगर यूपी में मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे तो कहां से एमबीबीएस करके लोग आएंगे, पढ़ के कहां से आएंगे? पहले कॉलेज ही कितने होते थे? सर, इन चुनावों में यही देखा है जा जाकर कि वहां पर समस्याएं क्या हैं। जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सबसे बड़ी समस्या ही स्वास्थ्य है, जहां लोग, ये आप कन्नौज, इटावा जैसे जिलों में चले जाइए, लोग भाग भाग कर कानपुर आते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं ठीक है, तो वो और जब तक वो यहाँ आते हैं तब तक उनका मरीज मर जाता है। देखिए, आप कन्नौज में भी मेडिकल कॉलेज है, और इटावा की बात करिए, इटावा में जिला चिकित्सालय और सभी में मेडिकल, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, वहां कैसा रहता, ठीक है, हमारी सरकार है, हमारे वहां, लेकिन वो क्यों बना, कैसे बना, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। अब वहां वो एक अलग विषय, उस पर एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो लेकिन सरकार सतत प्रयत्नशील है, चाहे आयुष्मान का विषय हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने का विषय हो, चाहे एमबीबीएस शिक्षार्थी ला करके डॉक्टर बढ़ाने का विषय हो, सरकार सतत प्रयत्नशील है। और हीट वेव हुआ या जो प्राकृतिक कोई दुर्घटना या प्राकृतिक जो संभावनाएं होती कि कोई ऐसी स्थिति आने वाली, ठीक है प्रदीप जी, इलाज के साथ साथ बचाव भी जरूरी है। अनिल जी, देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रयासरत है, कोशिश कर रही है, और ऐसा नहीं है, खुद योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही चुनावों के नतीजे आए, आचार संहिता खत्म होने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि हमें स्वास्थ्य को लेकर के मीटिंग करनी है। उसके बाद से सतर्कता बरती उन्होंने, हम इस पर डिनाई नहीं कर सकते। खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे अधिकारियों को बुला करके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई और सतर्कता बरतने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि आज सिर्फ 7 सालों में हम ठीकरा नहीं फोड़ सकते किसी के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री तो 70 साल पे ठीकरा फोड़ रहा है, 7 साल तो बहुत कम है। मैं फिर आज समस्या का आज हुई है, 7 साल पहले समस्या नहीं हुई, और 7 साल पहले समस्या हुई थी तो हम लोग या आप लोग डिबेट कर चुकी होंगी और उस पर बातचीत किया गया होगा। जो विपक्ष में थे विपक्ष अपनी बात कर रहे होंगे, जो सरकार में अपनी बात कर रहे होंगे। इतनी देर के डिबेट में एक बार भी प्रदीप जी ने ये नहीं कहा कि हम ये कह रहे थे अपनी बातों में कि ये मैनपुरी के जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, इनको तो ये कहना चाहिए इतने देर में कि मैं इसको संज्ञान में लेकर तत्काल अपने जो भी मंत्री या जो भी विभाग हैं या जो भी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं उनको हम तुरंत संज्ञान में लाते हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये तो एक शब्द भी नहीं बोले। तो आयुष्मान और एम्स, अरे भाई आप बिल्डिंगें तो बना दोगे, अभी हमारे सीएमओ साहब ने कहा स्टाफ नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बिल्डिंगें तो बना दोगे आप ठेका पे देके गुजराती कंपनी को, और पैसा यूपी से गुजरात चला जाएगा, लेकिन उस बिल्डिंग में चारपाई होगी, वेंटिलेटर होगा, सारे जांच के मशीनें होंगे, डॉक्टर और नर्स अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तो इलाज किसका करोगे आप? आयुष्मान देख के तो आप कह रहे हो कि आयुष्मान, अभी आपने खुद कहा, और आयुष्मान तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जब कार्ड लेके जाता बड़े बड़े हॉस्पिटल में, अनाप शनाप बिल बना के उससे आयुष्मान कार्ड से वसूल लिए जाते हैं। पब्लिक कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पा रहा है। अरे भाई आज ये समस्याएं हैं, आज इस पे आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है वो बात करिए ना। आप इनसे पूछिए ना कि अभी इनके संज्ञान में आया आपके माध्यम से, उनके माध्यम से, अभी ये क्या करेंगे? भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता हैं, क्या ये अपने नेताओं को संज्ञान में लाएंगे? क्या ये अपने मंत्रियों के, अपने विधायकों, सांसदों को संज्ञान में लाएंगे? उस पर कोई कार्रवाई होगी?
जो 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 दोषी है, जो एक बेड पे 4-4 लोगों को लिटाए पड़े हैं, उसका क्या होगा, उस हॉस्पिटल का क्या होगा? इस पे बात करने के बजाय आप 70 साल पीछे चले जाएंगे तो समस्या का निदान नहीं होना है। मैंने कहा ना कि मेरी भी सरकार में कमियां रही होंगी, तभी तो लोगों ने मुझे सरकार से बाहर कर दिया। अब आप सरकार में हैं, अब आप कितने दिन हमको गाली दे दे के आप अपनी सरकार चलाएंगे? आपको आपकी करने की बारी है, लोगों ने आपको मौका दिया है। अब आप मौका काम करने के बजाय आप ज्ञान दे रहे हैं। जहां देखिए वहां ज्ञान की भंडार आप लोगों के पास, मानने को तैयार नहीं। एम्स खुल गया, एम्स का बिल्डिंगें बनी नहीं है, बिल्डिंगें शिलान्यास हो गया, कहीं शिलान्यास नहीं हुआ, एम्स बन गया। अरे कितने एम्स बन गया? कोई है, कोई जगह है, लोकेशन है, कितने डॉक्टर हैं, कितने बेड हैं, कितने मरीज का पर डे इलाज होता है, कुछ है खाता? तो लेके बैठो टीवी चैनल पे। वो सब कुछ नहीं है। एम्स बना दिया, वो कार्ड दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, 5 किलो आटा दे रहे हैं और 1500 का 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, AK शुक्ला जी, देखिए आप सुन रहे हैं तो राजनीतिक बातें हैं जहां बीजेपी अपना पक्ष रखेगी या समाजवादी पार्टी उन पर आरोप लगाएगी, लेकिन इस वक्त की जो चिंता है वो अभी भी बरकरार है और इस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है। आपसे मांगना चाहूंगी सुझाव, किस तरीके से हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पूरे एक 10 सेकंड स्वामी, 10 सेकंड मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े यहाँ CMO साहब बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं और भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, मैं एक और अभी बड़ी जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं कि अगर योगी जी या उनके जो भी विभाग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या व्यवस्थाएं की जाए, कैसे ये संकट दूर हो सकता है, तो विपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, किससे क्यों नहीं बैठ के विचार कर रहे हैं? क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं उनसे? ठीक है, वो तो छोड़ गए उत्तर प्रदेश, वो तो छोड़ गए भैया उत्तर प्रदेश। अरे भाई सफाई में रहते हैं, लखनऊ में घर है उनका। भाई मोदी जी गुजरात से चले आए, आपने कहा विपक्ष के नेता, तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ भाई साहब। अभी तो है ना भाई, अभी तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ कि वो विपक्ष के नेता तो है ना, हमारी जानकारी। अब वो तो इस्तीफा दे गए ना, इस्तीफा दे गए भैया, इस्तीफा दे गए। अभी दे दिए तो विपक्ष के नेता इस्तीफा नहीं दिया ना भैया। ठीक है, अखिलेश यादव ने, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे अनिल जी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो हम स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। AK शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपके सुझाव जानना चाहूंगी, कितनी बेहतरी के साथ हमें हर मौसम से लड़ने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तैयार रहना होगा? घंटी बजा के जो है, मैं कहना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तब होगी कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिला अस्पताल हैं या उससे नीचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs हैं, ये शहर के दूसरा हॉस्पिटल हैं, इसमें स्टाफ हम इंश्योर करें पूरा रहे और 24 घंटे अस्पताल काम करें। एम्बुलेंस की व्यवस्था समुचित रूप से रहे ताकि अगर मरीज जाता है तो उसका उपचार शुरू किया जा सके। आज जो मैंने कहा था, वास्तव में ये समस्या है कि जो डॉक्टर्स इसमें रिटायर हो चुके हैं, 64, 65, 66 साल के हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, जो नियमित डॉक्टर रखे नहीं जा रहे। आपको सोचिए, 66, 67 साल का डॉक्टर से आप कितनी उम्मीद करेंगे? पहले 60 साल में रिटायर होते थे और उनकी समस्या है कि कोई बीमार। इसी तरीके से जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो रखे जा रहे हैं संविदा पर, उनकी आधी से बहुत कम सैलरी, वो भी हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि हमें दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाए। AK शुक्ला जी, एम्बुलेंस को लेकर के आपने भी बात कही, यहाँ पर एम्बुलेंस की बहुत चर्चा होती रहती है कि हम देखते हैं, हमारे पास खबरें आती हैं कि देर से एम्बुलेंस पहुंचने पर जो है डिलीवरी हो गई, रोड पर ही डिलीवरी हो गई, या किसी की जान चली गई, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई या एम्बुलेंस ने ले जाने से इनकार कर दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एम्बुलेंस पहले तो अस्पताल के डॉक्टर्स उसको मैनेज करते थे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होती थी। इधर कुछ दिनों से व्यवस्था बनती है सेंट्रलाइज, कि कोई एक एजेंसी है, उसको कहा जाता है कि वो एम्बुलेंस, उसका नंबर प्रचारित किया जाता है, वो एम्बुलेंस भेजती है। अब कितनी इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है हम लोग बताएं, या जो हमारे जनपद में बैठे हैं ये बताएं कि एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध होती है नहीं। तो पिछले 2-3 सालों में मैंने खुद अनुभव किया है कि रोड एक्सीडेंट में मरीज सड़क पर पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही। पुलिस से कहा तो उन्होंने कहा हमने फोन कर दिया है। 2 मरीजों को मैंने स्वयं अस्पताल पहुंचाया 1 साल 1.5 साल पहले। तो ये सबको सतर्कता से काम करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा जो मरीज हैं या घायल हैं, सड़क पर पड़े हैं, वो अपने परिवार के सदस्य हैं और हम कैसे भी हो उनकी सेवा करें, समुचित इलाज पहुंचाना पड़ेगा। इसमें बहस की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी लोग बहस कर रहे हैं, सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है अस्पताल जाएं, अस्पताल निरीक्षण करें, स्टाफ की पोजीशन देखें कि कितना स्टाफ है, क्या घंटे काम करता है, मरीज कितने आ रहे हैं, उस मरीज के अनुपात में डॉक्टर्स हैं या नहीं, व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी।
खाली गेम, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। हम इस पर आरोप लगाएं, हम उस पर आरोप लगाएं। सर, दवाइयों और को दूसरी लेकर के बात- भी बड़ी चिंता जताई जाती है कि सही समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है, उनकी खेप उपलब्ध नहीं होती है। और जब हम देखते हैं कि कई बार बड़ी से बड़ी संख्या में खेप होती है जो बाहर सड़क पर पड़ी होती है, वो एक्सपायरी भी नहीं होती है, फिर भी उसको फेंक दिया जाता है। इतनी लापरवाही बरती जाती है और जिस मरीज को वाकई में उस दवा की जरूरत होती है उस समय वो दवा उपलब्ध नहीं होती है। आपका कहना सही, दवाओं में उनकी परचेज की व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन किए गए हैं कुछ सालों में। पहले दवाओं का परचेज व्यवस्था जिले में सीएमओ के पास होती थी या राज्य स्तर पर महानिदेशक के यहाँ एक डायरेक्टर स्तर का अधिकारी होता था, सीएमएसडी, वो खरीदता था। लेकिन अब एक मेडिकल कॉर्पोरेशन का गठन हो गया है जिसमें आयुष अधिकारी कुछ और लोग तैनात हैं। इसलिए दवा परचेज तो अब एक तरीके से चिकित्सकों के हाथ से हट गई। इसमें जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं वो इंश्योर करें कि जो व्यवस्था उन्होंने लागू की है दवा परचेज की, वो लाभकारी है या हानिकारक है। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है कि दवा परचेज अब एक मेडिकल कॉर्पोरेशन बन गया है जिसके एक प्रभारी, एक आईएएस अधिकारी होते हैं, वो दवा को खरीदते हैं। तो इसमें जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस बात को देखें कि जो अस्पतालों की डिमांड है वो दवाएं सप्लाई हो रही या नहीं हो रही, जो दवाएं खरीदी जा रही हैं वो किसके परामर्श से खरीदी जा रही हैं, वास्तव में जिनकी दवाओं की आवश्यकता है वो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही। जैसे आजकल हीट वेव चल रही है, इसके लिए अलग तरीके की दवाओं की आवश्यकता है। आई फ्लूइड की जरूरत है, ओआरएस पाउडर की जरूरत है और बहुत सी ऐसी दवाएं। अगर ये हमारी दवाएं उपलब्ध है या नहीं है तो इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इवन जो ड्रग कॉर्पोरेशन के लोग हैं उनको भी चाहिए कि अस्पताल, बड़े अस्पतालों का कम से कम दौरा करें और सुनिश्चित करें कि इस भीषण गर्मी में जिन दवाओं की आवश्यकता है उपलब्ध है या नहीं है। खाली शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर वास्तव में जुड़े हुए जाके देखें और जिन दवाओं की जिनकी कमी है उनको उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, आज योग दिवस है, हम अपनी पूरी जो हमें सुन रहे हैं, मैं देख रहे हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं कि आपको कभी अस्पताल जाना ना पड़े। लेकिन अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो अपनी व्यवस्थाओं को खुद ही दुरुस्त करके जाइए, क्योंकि सुनने वाला यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। अशोक जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी इस पर। देखिए सौम्या जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, सरकारों को, क्या समाजवादी पार्टी को पर्याप्त मौका नहीं मिला? माननीय नेताजी रहे हों या अखिलेश यादव जी रहे हों, 1 दशक से भी ज्यादा सेवा करने का मौका मिला है। सुश्री मायावती जी को भी सेवा करने का मौका मिला है, और माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में हो, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हो या माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो, तो पर्याप्त समय आप सभी सरकारों को मिला है। अब समस्या यह है कि आपकी प्राथमिकताओं में जो जन स्वास्थ्य है वो प्राथमिकताओं के क्रम में किस क्रम पे आता है? यदि आपके प्रथम क्रम पे अगर जन स्वास्थ्य होता तो ये स्थिति तो उत्तर प्रदेश के जन स्वास्थ्य की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं होती। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, चौहान साहब भी हैं अपना, क्या निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो रही है इस समय? जहां 45 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चल रहा हो, आपने सरकारी कार्यालयों का, कारखानों का, ऑफिस के टाइम को लेके कोई गाइडलाइन, कोई एडवाइजरी जारी की हो? आपने सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया हो? आपने स्थानीय निकाय के साथ में मिलकर राज्य सरकारों ने या जनप्रतिनिधियों ने कोई किसी प्रकार की कोई मुहिम छेड़ी हो? तो ये सिर्फ महज तितांजलि दे देना अपने कर्तव्यों को, ये कहते हुए कि भैया दैवीय प्रकोप है। दैवीय प्रकोप को हम 2 महीने पहले जान सकते हैं। ये प्रौद्योगिकी का एरा है, ये प्रौद्योगिकी का युग है। कितनी वर्षा होगी, मानसून कब आएगा, ये हमें 27-28 जून को मालूम नहीं चलता है। 27-28 अप्रैल को इसके अनुमान हमारे पास होते हैं। तो आज अगर ये अनुमान पहले से थे कि इस कदर भयानक लू चलेंगी और 45% से लेकर 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तापमान जाएगा, तो सरकार की क्या तैयारी थी? क्या किसी न्यूज चैनल के अतिरिक्त आपने, किसी टेलीविजन के और भी चैनल्स होते हैं, कहीं कोई सार्वजनिक ऐसा विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी सरकार का आपने देखा है कि हीट वेव चल रही है? ठीक है, इस चीज से बचना है। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। जी प्रदीप जी। अच्छी बात अशोक जी कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का, समाज का, स्थानीय जो हमारी लोकल बॉडी है, इन सबका समन्वय होना चाहिए। इन विषयों पर मैं सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार विज्ञापन जो प्रचलित प्रमुख अखबार हैं,
अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, इनमें ये लू से बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए लगातार प्रसारित हुए हैं। ये मैंने भी पढ़े हैं और आपने भी पढ़े हैं, रिकॉर्ड में है। और जो आप कह रहे हैं इससे मैं सहमत हूं। प्रौद्योगिकी का युग है और इस तकनीक के समय में हमें बहुत सी चीजें पहले मालूम हो जाती हैं। तभी तो ये सूचनाएं अखबारों के माध्यम से जारी की जा रही थी, बताई जा रही थी और लगातार प्रयास भी किए गए। लेकिन मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा है, कितना भी आप करो तब भी वो कम रहता है। इसमें सतत सुधार की जरूरत है। सरकारों को भी करनी चाहिए, हम सबको भी जन जागरण करना चाहिए। हमारे अनिल जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है, मैं इससे भी सहमत हूं कि अगर हम सत्ता दल से जुड़े हैं तो हम ऊपर तक बात पहुंचाते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा नहीं पहुंचाते होंगे? लेकिन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई केवल आरोप प्रत्यारोप से भी काम चलने वाला नहीं। स्वास्थ्य का सेक्टर रहता है जिसमें सभी को कभी ना कभी उसकी जरूरत पड़ती है, सामना हो ही जाता है। तो ओवरऑल हमारी सरकार लगी है, पहले वालों ने भी किया होगा। लेकिन केवल जब आप आरोप करेंगे तो फिर ये नहीं कि पहले वालों को मिला तो उन्होंने क्यों नहीं किया। महाराज जी बराबर संवेदनशील है, जैसा आप भी अभी कह रही थी, हमारी जो एंकर हैं, कि महाराज जी ने इस चुनाव को होने के बाद तुरंत चुनाव और हार जीत अलग छोड़ करके तुरंत जन कल्याण के अपने कामों में लग गए। प्रशासकीय बैठकें करी, लगातार अधिकारियों को बुलाया, जो भी जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, हो सकता है सारे मुद्दे ब्रीफ हुए हों ना हुए हों, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में आए हो ना हो, लेकिन अधिकारियों को उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला के इसका प्रयास किया है। और मैं समझ रहा हूं कि बहुत हद तक इसमें सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सब तंत्र भी प्रयास करे, राजनीतिक दल भी प्रयास करें, सरकार भी प्रयास करे, हम लोग भी जहां शिकवा शिकायत सुझाव हो सकते हैं वो दें। सबका प्रयास कर रहे हैं, करेंगे भी। ठीक है अनिल झा जी, 1 मिनट है आपके पास, अपना कमेंट करें। जी मेरा बस इतना ही कहना है कि इस घड़ी में सरकार को, सरकार के लोगों को चाहिए कि इस पे संजीदा से उसका तरीका ढूंढें, उस पर काम करें, किस तरह से इन सब चीजों को से बचा जाए, जनता को सुविधा मिले, चाहे हॉस्पिटल हो, गांव के हो, चाहे कस्बा के हो, चाहे तहसील के हो, चाहे जिला के हो। और अगर नहीं है, कहीं पे कोई चीज कमी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी नीयत में कोई खोट नहीं होती है तो 24 घंटे में अगर कहीं पे कोई कमी है तो 24 घंटे के अंदर वहां की कमी को, सरकार में इतनी पावर है तो वो दूर किया जा सकता है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कुछ भी हो। तो उस पर सरकार ध्यान दें। अब बजाय ये कि भाई पिछली सरकार ने नहीं किया तो उसको हटा दिया ना लोगों ने, आप नहीं करेंगे आप तो भी हटा देंगे। तो उस पर इसको कैसे मिलजुल करके समाज सेवी लोगों को साथ में लिया जाए। अब अशोक जी जैसे लोग हैं, गहलोत जी जैसे लोग हैं, इतने जानकार हैं, इनसे भी सरकार चाहे तो राय मशवरा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं, पूर्व सीएमओ हैं, आपके पार्टी के उनमें लोग, खुद लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विपक्ष के बहुत सारे लोग हैं जो इन उसमें रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट सक्षम है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि हम अगर ब्यूरोक्रेट्स को बजाय इन स्वास्थ्य काम में लगाने के बजाय उससे हम अगर रैलियों में लगाएंगे और उसको जो है चुनावी प्रचार तंत्र में लगाएंगे कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल गृह मंत्री आ रहे हैं, परसों वहां आ रही है, न वहां आ रही है, तो फिर समय कहां बचेगा? समय है कहां सरकार के पास? हम लोग तो देख रहे हैं 10 साल 2014 से पहले भी हम लोग इस देश में रहते थे, इतना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त नहीं रहता था। हाँ, पार्टी के नेता रहते थे, पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे, प्रदीप जी को रहना चाहिए क्योंकि संगठन से हम लोग भी रहते हैं संगठन में। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो संविधान की शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए कसम खाते हैं, उसके बाद वो अपना जनभागी निभाने के बाद वादा खिलाफी करते हैं और जाके अपने पार्टियों के प्रचार में लग जाते हैं कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। तो मुझे लगता है इनसे भी बचना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इन सब चीजों पे ध्यान देना जी। प्रदीप जी, अशोक जी, अनिल जी और AK शुक्ला जी, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि एक बार फिर से जब स्वास्थ्य में हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, जहां एक तरफ 80 लोगों का आंकड़ा दिया है सरकार ने कि हीट वेव से उनकी मौत हो गई है, ये सरकारी आंकड़ा है। अगर धरातल पर जाकर देखेंगे तो शायद तस्वीरें कुछ और होंगी। अस्पतालों में जब हम जाते हैं तो व्यवस्थाएं इतनी बेकार होती हैं, इतनी ध्वस्त होती हैं, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती हैं कि किस तरीके से हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, किस तरीके से विश्व गुरु बनेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए ABC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।